हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का हम दूसरे चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। और एक नहीं बल्कि 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। दूसरा हम जानेंगे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या होता है। और तीसरा हम जानेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। मैं आपको बता दूं, ये क्लास 12th में अब जाएंगे तो 12th के फिजिक्स में ये सिलेबस है, और क्लास 11th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में भी ये सिलेबस है। तो चलिए इसको भी हम जान लेते हैं। क्लास 11th के लिए तो बेनिफिट है ही, क्लास 12th के लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है ना। तो बेनिफिट होगा जब आप क्लास 12th में जाएंगे, तो फिलहाल अभी से आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला हमारे यहाँ पे टॉपिक आता है, हम परमाणु की संरचना चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका ये 6ठा वीडियो है। तो आज हम जानने वाले हैं क्या है विद्युत चुंबकीय विकिरण। देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहें या विद्युत चुंबकीय तरंगे कहें, क्या होता है समझिएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, यहाँ पे परिभाषा हमने जो लिखा हुआ है समझिएगा। देखिए, जो विकिरण कहें या तरंगे कहें, तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। एक तो ऐसी तरंगे होती हैं जिसको गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि ध्वनि तरंगे। ध्वनि अगर हम बोल रहे हैं, आवाज एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो यहाँ पे वायु माध्यम है। तो ध्वनि तरंगों के लिए, ध्वनि तरंगों की गति करने के लिए किसकी माध्यम, वायु माध्यम होना आवश्यक है। इसी प्रकार बहुत सारी ऐसी तरंगे हैं जिसकी गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो उन तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहते हैं। और ऐसी भी तरंगे होती हैं जिसकी गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि प्रकाश है, तो प्रकाश जो है ना वो वायु में भी गति करेगा, जल में भी गति करेगा, कांच में भी गति करता है, ठीक है। और जहां निर्वात है वहां पर भी गति करेगा, जैसे कि अंतरिक्ष में आप चले गए, जैसे कि जहां चंद्रमा है वहां पे चले गए, तो वहां पे क्या है, वायु माध्यम नहीं है, तो वहां पर भी प्रकाश गति करता है। तो बहुत 2 तरह की तरंगे होती हैं। एक तरंगे जिसको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, दूसरी तरंगे जिसको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी तरंगे जिसको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन तरंगों को ही हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। समझ रहे हैं, ऐसी तरंगे जिसकी संचरण के लिए, मतलब गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगे या विकिरण कहते हैं। वही बात हमने लिखा हुआ है कि ऐसा विकिरण या तरंगे जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगे या विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। बताइए आपको कंफर्म हुआ या नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंगों के लिए क्या चाहिए, वायु माध्यम होना आवश्यक है। मतलब कोई ना कोई माध्यम चाहिए, वायु माध्यम, मोस्टली वायु माध्यम होना क्या है, आवश्यक है। अगर आप अंतरिक्ष में चले गए, चंद्रमा पे चले गए, आप बोलेंगे ना, तो एक जगह से दूसरी जगह पर आपकी वॉइस नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वहां पर ध्वनि तरंगे गति नहीं कर पा रही हैं, परंतु वहां पे प्रकाश गति कर लेगा। तो यही बात है जी। तो ऐसी तरंगे जिसकी गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। चलिए इतनी बात समझ के, अब यहाँ पे हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का केवल एक ही परिभाषा नहीं है, हम इसको बहुत तरीके से डिफिनेशन कर सकते हैं। एक तो अगर आप, ये फिजिक्स की क्लासेस है नहीं तो मैं बताता आपको कि जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर आपस में एक दूसरे तो क्या होती हैं, ज्यावक्रीय दिशा में क्या होती है, अध्यारोपित होती है, मिलती हैं, तो बनी जो तरंग होती है वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। फिलहाल हम वो साइड में रखते हैं, उस पर जब हम क्लास 12th में जाएंगे तो डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। अभी आप सिंपल सा परिभाषा याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय विकिरण का, कि ऐसी तरंगे जिसको गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उस तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे तो परिभाषा दे दिया गया, अब इसकी गुण हमें जानना था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का कैसा गुण होता है, क्या क्या उसमें होता है। तो गुण जो बताने वाले वैज्ञानिक हैं उनका नाम ही है मैक्सवेल। मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ना
एक सिद्धांत दिया जिसका नाम यही है मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। और इस तरंग सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या क्या गुण है। तो वही बात हमने लिखा हुआ है, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरण में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। मतलब विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं, विकिरण है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, विशेषताएं होती हैं, गुण होता है, जिसमें से पहला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। पहला क्या है यहाँ पे? पहला है तरंग दैर्ध्य। पहला है तरंग दैर्ध्य, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों में तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे, इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल सबसे पहले जो मैक्सवेल है उन्होंने तरंग दैर्ध्य का बहुत तरीके से डेफिनेशन दिया। तो पहले तरंग दैर्ध्य का यहाँ पे डेफिनेशन आप तैयार कर लीजिए। देखिए सबसे पहला डेफिनेशन, यहाँ पे 3 डेफिनेशन हम बता रहे हैं। ये तो हमारा पहला डेफिनेशन है, दूसरा यहाँ पे और तीसरा हमारा यहाँ पे। तीनों आपको समझना है। सबसे पहले कह रहे हैं कि कोई तरंग एक दोलन या एक कंपन में जितनी दूरी तय करता है उसी को क्या कहते हैं? उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। मतलब कोई भी तरंग है वो एक दोलन में या एक कंपन में जितनी दूरी तय करेगा वही क्या कहलाएगा? तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। जैसे कि बात को समझिएगा, जैसे कि सपोज दैट मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे ये पहली सपोज दैट हम ऐसा मान लेते हैं, चलिए सपोज दैट जैसे ये पहली हमारी तरंगे हैं, इस तरीके से गई, सॉरी फिर से इस तरीके से, फिर से इस तरीके से, और ये सपोज दैट आगे है तो ये इस तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, एक दोलन कब होता है, एक दोलन या एक कंपन कब होगा समझिएगा, जब एक ऊपर जाएगा और एक नीचे चला जाएगा तो यहाँ पर एक हमारा क्या हो जाता है? एक दोलन या एक कंपन कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना तो एक दोलन कहें, एक कंपन कहें या एक पूर्ण चक्र कहें, ठीक है ना। फिर से यहाँ तक एक पहला चक्र है, फिर से यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर से नीचे गया तो यहाँ पे दूसरा चक्र कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे केवल एक चक्र की बात की जा रही है, मतलब एक चक्र का मतलब यहाँ तक ही बात की जा रहा है, यहाँ तक ही। कहाँ तक बात किया जा रहा है दोस्त? तो यहाँ तक ही बात किया जा रहा है कि जब यहाँ पे कह रहे हैं जब तरंगे, ये तरंग है तो जब तरंगे एक दोलन, ठीक है ना, एक दोलन या एक कंपन में जितनी दूरी तय करता है, तो दूरी यहाँ से यहाँ तक हम नाप लेंगे जी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा? यही जो दूरी होगा ना, यही दूरी क्या कहलाएगा? तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। तो एक पूर्ण चक्र में तय की गई कुल दूरी जो होता है वही तरंग दैर्ध्य कहलाता है। या एक मतलब किसी तरंग दैर्ध्य द्वारा एक दोलन में जितनी दूरी तय करता है उसे हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। पहली बात समझ के चलिए, दूसरी बात यहाँ पे दूसरा परिभाषा कहा गया कि किसी तरंग के दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब बात को समझिएगा, ये तो पहला डेफिनेशन हो गया। अब यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये जो तरंग दैर्ध्य है आप देख सकते हैं ये ऊपर उठा हुआ है, तो जितना ये ऊपर उठता है ना तो इसी को हम कहते हैं श्रृंग। यहाँ पे याद रखेंगे इसको श्रृंग कहते हैं। और जो नीचे है, नीचे ये गया हुआ है तो इसको कहते हैं गर्त, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। तो इतनी बात आपको पता चल गया। तो समझिएगा यहाँ पे अब हमसे ये कह रहा है, पहला डिफिनेशन यहाँ से समझ में आ गया ना। चलिए अब इसको मैं इरेज करता हूँ, दूसरा डिफिनेशन समझाता हूँ। जैसे सपोज दैट ये तरंगे इस तरीके से गति कर रही हैं, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ये हमारा एक पूर्ण चक्र यहाँ पे हो रहा है, फिर से एक पूर्ण चक्र यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है, देखिए ये श्रृंग है हमारा, ये हमारा श्रृंग है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा श्रृंग है और ये भी हमारा श्रृंग है। ये हमारा गर्त है, ये हमारा गर्त है। गर्त है कि नहीं? ऊपर जो होगा वो श्रृंग होगा, नीचे वाला गर्त होता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसी तरंग दैर्ध्य के दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी, दो क्रमागत श्रृंग मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही ना दो क्रमागत श्रृंग है। तो दो क्रमागत श्रृंगों की जो बीच की दूरी होती है वही हमारी क्या कहलाता है? तरंग दैर्ध्य कहलाता है। तो दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी भी क्या कहलाएगा?
तरंगदैर्घ्य कहलाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं तीसरा डेफिनेशन कि दो मतलब किसी तरंगों के दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी भी क्या कहलाता है, दूरी भी क्या कहलाता है, दूरी भी तरंगदैर्घ्य कहलाता है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, किसी तरंगदैर्घ्य के दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाता है। दो क्रमागत गर्तों के बीच की भी दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाएगा, दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी भी तरंगदैर्घ्य कहलाएगा। क्योंकि आप भी समझ रहे हैं ऊपर ऊपर वाला जितना दूरी होगा वही तो नीचे नीचे वाला भी उतना दूरी होगा ना, इसीलिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं। तरंगदैर्घ्य आपको समझ में आ गया ना। तो ये तीन डेफिनेशन आपको सबसे पहले तो ये तीनों डेफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। तीनों डेफिनेशन आप तैयार कर लेंगे, मैं आशा करता हूं याद रखेंगे। इसे हम लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है, जिसको इस तरीके से ए के ऊपर 0 एंगस्ट्रॉम से प्रदर्शित करते हैं। नैनोमीटर को nm से प्रदर्शित करते हैं। पिकोमीटर के pm से प्रदर्शित करते हैं। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर cm से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सभी इसके मात्रक है जी, किसके? तरंगदैर्घ्य के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, अच्छी बात है। तो अभी तक हमने क्या जाना? विद्युत चुंबकीय क्या जाना है? विकिरण जाना है। अब मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार पहला हमने विद्युत चुंबकीय विकिरण का गुण जाना है जो है तरंगदैर्घ्य। तो इतनी तरंगदैर्घ्य का परिभाषा समझ लिए। अब दूसरा इसमें हमारा गुण आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। तो आवृत्ति किसे कहते हैं? तो आवृत्ति को याद रखेंगे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, याद रखेंगे। तो आवृत्ति किसे कहते हैं तो समझिएगा। यहाँ पे भी हमने तीन डेफिनेशन दिया है। पहला डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन और यहाँ पे ये हमारा दूसरा, दो डेफिनेशन हमने दिया हुआ है। पहला समझ लेते हैं। पहला कह रहा है किसी तरंगदैर्घ्य मतलब किसी तरंग द्वारा 1 सेकेंड में की गई कंपन या दोलन की समय संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत डीप वाली बात कहा जा रहा है कि कोई भी तरंगदैर्घ्य है, मतलब कोई भी तरंग है, तो किसी तरंगदैर्घ्य द्वारा 1 सेकेंड में, किसी तरंग द्वारा 1 सेकेंड में जितनी कंपन करेगा या दोलन करेगा उसकी संख्या को ही हम आवृत्ति कहते हैं। मतलब ये एक तरंग है, सपोज दैट ये एक तरंग है, ये तरंग है। तो ये तरंगे 1 सेकेंड में जितना ये क्या करेगा? कंपन करेगा। कंपन के यहां से लेकर यहां तक एक कंपन हुआ, फिर से यहां से लेकर यहां तक 2 कंपन हुआ। तो 1 सेकेंड में जितना कंपन करेगा उसकी संख्या को ही हम क्या कहेंगे? हम आवृत्ति कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो किसी तरंग द्वारा 1 सेकेंड में जितना दोलन या कंपन की जाती है उसकी संख्या ही आवृत्ति कहलाता है। आवृत्ति को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो पहली बात आपको समझ में आ गया होगा, पहला डेफिनेशन। दूसरा कह रहा है कि किसी एक बिंदु से 1 सेकेंड में गुजरने वाली कुल तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। मतलब कोई भी बिंदु है, कोई भी ये बिंदु है, तो किसी बिंदु से 1 सेकेंड में, कि कोई भी ये बिंदु है तो किसी बिंदु से 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड की बात हो रहा है, तो 1 सेकेंड में जितने तरंगे यहां से गुजरेंगी उनकी तरंगों की संख्या ही क्या कहलाएगा? वो आवृत्ति कहलाता है। आशा करता हूं ये भी बात आप समझ के होंगे। यहां पे याद रखेंगे आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, या इसी का मात्रक हम कह सकते हैं सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है ना? किसका? आवृत्ति का मात्रक। आशा करता हूं समझ के होंगे। तो ये हमारा दूसरा गुण था। तीसरा हमारा गुण जो आता है, 2 गुण हमने जान लिया। तीसरा गुण जो आता है आयाम। आयाम को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। आयाम क्या है? तो किसी तरंग द्वारा अपने मूल अक्ष से जितनी अधिकतम विस्थापन की जाती है वह उसे आयाम कहते हैं। मतलब समझे आपने? मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो सपोज दैट ये एक तरंग है, ये सपोज दैट इस तरीके से तरंगे गति कर रही हैं। पहला ये देखिए एक पूर्ण चक्र हो गया ना, फिर से यहाँ से ये हमारा 2 पूर्ण चक्र हो गया। एक पूर्ण चक्र यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूर्ण चक्र और दूसरा यहाँ पे पूर्ण चक्र। यहाँ पे कह रहा है कि किसी तरंग द्वारा अपने मूल अक्ष से, मूल अक्ष किसे कहते हैं जी? यही हमारा मूल अक्ष है, ये हमारा मूल अक्ष है।
ठीक है ना, यह हमारा क्या है, मूल अक्ष है। तो कह रहा है कि किसी तरंग द्वारा अपने मूल अक्ष से जितनी अधिकतम विस्थापन की जाती है। तो मूल अक्ष से ये जो हमारा मूल अक्ष है, इस मूल अक्ष से जितना विस्थापन हमने किया, तो यही तो विस्थापन इतना हुआ है ना, जितना विस्थापन हुआ है वही उसका क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। तो वही बात कहा जा रहा है, या तो ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी जितना हम कह सकते हैं, नीचे भी तो इतना ही विस्थापन हुआ है, तो यही आयाम कहलाएगा। किसी तरंग द्वारा अपने मूल अक्ष से जितना अधिकतम विस्थापन की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आयाम कहते हैं, आयाम कहते हैं। आयाम का जो मात्रक होता है सेंटीमीटर या मीटर होता है। क्या होता है, सेंटीमीटर या मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा पांचवा जो गुण है, जो है वेग। अब चलिए इसको भी इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। फिगर आप बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए सबको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसीलिए हमने सब कुछ अच्छे से लिख दिया है। अगला हमारा आता है जो है चौथा हमारा आता है वेग। वेग क्या है, तो तरंग द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी या विस्थापन को वेग कहते हैं। कोई भी तरंग है तो 1 सेकेंड में जितनी चली गई दूरी होगा या विस्थापन होगा वही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। वही क्या कहलाता है, उसका वेग कहलाता है, ठीक है ना। इतनी बात आप याद रखेंगे। वेग बराबर आप याद रखेंगे, वेग बराबर c इक्वल टू म्यू इंटू लेमडा होता है। तो ये एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है ना। c बराबर म्यू इंटू लेमडा होता है, जहां पर c क्या है, c यहाँ पे है तरंग का वेग, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग है, या विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग ना कहकर आप कह सकते हैं प्रकाश का वेग है, क्योंकि प्रकाश का जितना वेग होता है वही विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी वेग होता है। यहाँ पे म्यू क्या है, आवृत्ति है, जो क्या है, सॉरी यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू है हमारा आवृत्ति, और यहाँ पे तरंग दैर्घ्य है, ये हमारा लेमडा जो क्या है वो तरंग दैर्घ्य है। तो इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे आप चाहें तो देखिए वेग को हम भी से भी प्रदर्शित करते हैं, तो आप सी के जगह पर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला हमारा आता है तरंग संख्या। अब तरंग संख्या क्या आता है, इसका पांचवा गुण है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि इकाई लंबाई में उपस्थित कुल तरंगों की संख्या ही तरंग संख्या कहलाता है। मतलब इकाई लंबाई में जितने तरंगों की संख्या होगी वही तरंगों की संख्या क्या कहलाएगा, तरंग संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखेंगे तरंग संख्या का एक फॉर्मूला होता है जो है म्यू बार इक्वल टू क्या होता है, 1 लेमडा होता है। म्यू बार इक्वल टू 1 लेमडा होता है, जहां लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य है, ठीक है ना। और यहाँ पे म्यू क्या है, तो यहाँ पे म्यू क्या है, तरंग संख्या है, म्यू बार क्या है, तरंग संख्या है। तो ये अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे केवल याद रखेंगे तरंग संख्या का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होता है, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होता है जी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ये था हमारा विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन था। दो हमने टॉपिक जान लिया, एक विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है, फिर मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या होता है। अगर आता है तो यहाँ से लेकर आप मैक्सवेल तक, यहाँ तक आप लिख देंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा अंतिम जो तीसरा टॉपिक है जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, समझ लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अंतिम हमारा टॉपिक आता है तीसरा, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों को उनको तरंगदैर्घ्य परास के साथ लिखिए। मैं आपको बता दूं ये टॉपिक आपके क्लास 12th में देख लीजिए, ये कंसिस्टेंट पूछा गया है। ये क्लास 12th का ही हम कह सकते हैं ना, कह रहे हैं ना क्लास 11th में है, बट क्लास 12th में देखिए हर साल पूछा जा रहा है टॉपिक। यही कहता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के मुख्य भागों को उनके तरंगदैर्घ्य परास के क्या साथ लिखिए या तरंगदैर्घ्य के साथ लिखिए। तो चलिए हम लिखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए कुछ किरणों का नाम लेंगे, अब परिभाषा यहीं से बनेगा। सबसे पहली किरण कौन सा है, हम लिख रहे हैं जब गामा किरणें,
दूसरा है एक्स किरणें, तीसरा है परावैगनी किरणें, चौथा है हमारा दृश्य विकिरण, पांचवा है हमारा अवरक्त विकिरण, छठा है हमारा माइक्रो तरंगे और सातवां है हमारा रेडियो तरंगे। तो देखिए ये 7 तरंगों का पहले नाम लेना है। जब गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, माइक्रो तरंगे और रेडियो तरंगों को तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, किसके तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, तो हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है और उसी स्पेक्ट्रम को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। अभी हम आगे आपको थोड़ा सा समझा भी दें इसको, तो देख लीजिए हम यही कह रहे हैं कि जब गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, माइक्रो तरंगे, रेडियो तरंगे, इन तरंगों को तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, तो एक हमें क्या होगा, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। इसी प्रकार से एक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है ना, इसी प्रकार से एक स्पेक्ट्रम होता है। तो एक हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा और उसी स्पेक्ट्रम को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, परिभाषा आपको याद हो गया होगा कि अगर हम बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो एक सीक्वेंस, एक श्रेणी प्राप्त होगा ही, वही हमारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम हो जाएगा। तो स्पेक्ट्रम का परिभाषा आप समझ गए ना, समझ गए कि नहीं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का सिंपल सा है, 5-7 यहाँ पे रेडियो तरंगे, 7 तरंगों का नाम लेकर उनके तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा, उसी को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के 2 प्रकार होते हैं। पहला हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का पहला जो प्रकार है वो है दृश्य स्पेक्ट्रम और दूसरा है अदृश्य स्पेक्ट्रम। अब दृश्य स्पेक्ट्रम से स्पष्ट है, दृश्य मतलब जो दिखाई दे, तो ऐसा स्पेक्ट्रम जिसे हम अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम जिसे हम अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं उसे दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसका तरंगदैर्घ्य परिसर एंगस्ट्रॉम में हम बता रहे हैं, कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, एंगस्ट्रॉम में बता रहे हैं। अगला आता है अदृश्य स्पेक्ट्रम, मतलब जिसे हम अपने नग्न आंखों से न देख सकें। तो ऐसा स्पेक्ट्रम जिसे हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते उसे हम अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। अदृश्य स्पेक्ट्रम कितने? 2 होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं, अवरक्त स्पेक्ट्रम और परावैगनी स्पेक्ट्रम। याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट अब हमारा आता है, उसके बाद आप लिख देंगे, देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में ये आपको लिखना है, यही सबसे मेन है। कहा था ना कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के मुख्य भागों को उसके तरंगदैर्घ्य परिसर के रूप में क्या है, लिखना है। तो देख लीजिए हमने मुख्य भाग, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के मुख्य भाग हमने ले लिया है, इसको तरंगदैर्घ्य परिसर के हिसाब से लिख दिया है। गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य परिसर 1 × 10⁻14 मीटर से 1 × 10⁻10 मीटर तक होता है। अगला आता है एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य परिसर 1 × 10⁻13 मीटर से 1 × 10⁻8 मीटर के बीच होता है। परावैगनी किरणों का तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻8 से 4 × 10⁻7 मीटर के बीच होता है। दृश्य विकिरण का जो होता है 4 × 10⁻7 मीटर से 7.1 × 10⁻7 मीटर होता है। अवरक्त विकिरण का तरंगदैर्घ्य परिसर 7.8 × 10⁻7 मीटर से 1 × 10⁻3 मीटर होता है। माइक्रो तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर 1 × 10⁻3 मीटर से 1 × 10⁻1 मीटर होता है। और रेडियो तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर 1 × 10⁻1 मीटर से 1 × 10⁻4 मीटर होता है। तो इसको सभी को आपको याद रख लेना है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो टॉपिक था यहां से लेकर ये यहां तक, ये टोटल आपको लिखना है, ये टोटल लिख लेंगे। और उससे पहले हमने बता दिया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है और विद्युत चुंबकीय मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है। तो ये टॉपिक, तीनों टॉपिक, ये जो तीनों टॉपिक है वो क्लियर हो जा रहा है आपका इस वीडियो में। ये तीनों टॉपिक क्लियर हो चुका है। अदरवाइज वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी टॉपिक है आप उसको सर्च करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे पढ़ना है विद्युत चुंबकीय तरंगे, लिखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे ब्रदर सर, वीडियो हमारी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।